अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। फ़ौजी अदालतों का क़याम, फैसला हो गया, नए चीफ जस्टिस ने वाज़े पैगाम भेज दिया, एक बड़ा मीडिया हाउस दबाव के सामने ढेर, ईरान पर इसराइल का हमला। तो ये है हमारे 4 टॉपिक। बाकी आपको ये रिमाइंडर है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल नहीं करना, ना टली ऑन करनी है आपने और ना ही किसी के साथ व्लॉग शेयर करना है। तो मेरा ख्याल है कि हम ईरान से शुरू होते हैं कि ईरान पर इसराइल ने हमला किया है और लेकिन उनका हमला कुछ इसी तरह से है कि जिस तरह का पहले ईरान ने किया। ईरान ने भी कोई 300 मिसाइल चलाए थे, कोई भी जड़ा करमाला कोई जगह पे जाके नहीं लगा, कोई नुकसान की कोई इतला नहीं हुई। और अब इसराइल ने हमला किया है, इनका यही आ रहा है जी कि उनकी स्ट्राइक्स हुई हैं। अब कौन से इन्होंने मिसाइल चलाए हैं कोई पता नहीं, लेकिन ये कहते हैं जी फ़ौजी तनसीबात को अटैक किया गया है, फ़ौजी तनसीबात का, लेकिन कोई ऐसा वाज़े नुकसान की कोई इतलात नहीं है। और कोई 2 फ़ौजियों की हलाकत की इतलात ज़रूर हैं और इस बात को ईरान ने भी तस्दीक की है। अब यह है कि क्या ये इसराइल जो है उसके पास कोई वेपन अच्छे नहीं है या वो चाहते ही इतना थे। तो बज़ाहिर ये लगता है कि वो चाहते ही ये थे कि हम जो है ना एक ज़रा जड़ी पांजी पाई है ना ईरान ने उसका जवाब दे दे और अपनी आवाम को मुतमिन कर लेंगे जनाब देखा हमने ईरान पर हमला किया है, अगर किसी ने कोई जाना हो तो हमारे मिसाइल जो है ना वो ईरान जा सकते हैं। तो ईरान ने भी पहले इसराइल पे अटैक किया तो कुछ इसी किस्म का था। और इसमें एक मैसेज ये भी है कि दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि उनके दरमियान जो है वो एक जंग वाली सूरत हाल पैदा ना हो। ईरान को सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि ये हमारे एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट ना कर दें, और इसराइल को सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि इनके पास जो कोई अगर कोई न्यूक्लियर वेपन कोई ऐसा बनाने में अगर कामयाब हो गए हैं तो वो हम पर ना चला दें, तो ओवरऑल उससे बहुत बड़ी तबाही आएगी। तो लिहाजा जो एक दूसरे से बचने की भी कोशिश कर रहे हैं। द मीन वाइल जो चीज़ें हमास और जो हिजबुल्लाह है उनकी जो लीडरशिप है उनको टारगेट करके उनकी वो वैसे ही उनको शहीद कर दिया है इसराइल ने। अब उनको बज़ाहिर उनसे ख़तरा नहीं है, लेकिन क्या वो इससे वो जमातें ख़त्म हो गई हैं ये वक्त बताएगा। अगर माजी में देखें तो इनके शेख यासीन जो हमास के हैं उनको 2003-4 में उनको शहीद किया गया, लेकिन उसके बाद हमास ख़त्म नहीं हुई बल्कि और ज़्यादा स्ट्रांग हुई। इसी तरह जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं उनको 1992 में ख़त्म किया गया और उसके बाद ये हसन नसरुल्लाह आए और हसन नसरुल्लाह के दौर में हिजबुल्लाह और ज़्यादा स्ट्रांग हुई। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है वो इस तरह से डिफरेंट है कि तब तो एक एक वाक़या हुआ और मामला आगे चल पड़े और उनको दोबारा से अपने आप को रीग्रुप करने का या स्ट्रांग करने का मौका मिल गया। अभी की सूरत हाल इस तरह से डिफरेंट है कि अभी जो है जो मामला चल रहे हैं उसमें कोई साल से ज़्यादा गज़ा में उधर जो नस्ल कुशी जारी है, उधर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। हमास वाले जो हैं जिन लोगों से गज़ा में जिन लोगों से टैक्स लेके अपना सिस्टम चलाते थे वो लोग भी उधर कोई नहीं रहे कोई, और ना ही कोई और सिस्टम है। उनके अपने जो बहुत सारे लोग हैं वो ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं। तो क्या इसराइल अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हो गया ये वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि इसराइल जो है इसने जितनी ज़्यादा ये जेनोसाइड जो नस्ल कुशी की है इस टाइम पूरी दुनिया जो है वो बड़ी रेडिकल हो गई है इसके ख़िलाफ़, और इवन जो अमरीकी एक अवाम है वो भी बहुत ज़्यादा रेडिकल हुई हुई है। और ये वाला मामला है इनके। और बल्कि जो है इसी से मैं रिलेटेड जो एक मैं बता दूं कि उधर एक अखबार है लॉस एंजल्स टाइम्स। आम तौर पे ये होता है कि जो जब कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं तो मुख्तलिफ अखबार जो हैं वो एक ना एक कैंडिडेट को इंडोर्स करते हैं। इस टाइम जो उनकी फ़िलासफ़ी होती है, मैं किसी टाइम न्यूयॉर्क टाइम में था तो मैं उनके एडिटोरियल बोर्ड में भी काम किया हुआ है, तो मैंने इनको पूछा कि तुसी क्यों इस तरह की हरकतें करते हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये बड़ा मायूब समझा जाता है कि कोई एक अदारा जो है वो कहे कि फ़लाँ बंदा जो है या फ़लाँ पार्टी जो है वो मुल्क के लिए अच्छी है या इलेक्शन में उसको जीतना चाहिए, तो वो लगता है कि वो पार्टी बन गई। अदरवाइज़ अभी भी वैसे लोग यही समझते हैं कि पार्टियाँ बनी हुई हैं। तो ये वाले जो मामला हैं इसमें कैसे वो उनको देखते हैं, उनका ये ख्याल होता है जी कि आम लोगों की निस्बत जो जर्नलिस्ट हैं उन तक मालूमात तक रसाई भी ज़्यादा होती है और इन अफराद तक भी रसाई ज़्यादा होती है जो अवाम को मुख्तलिफ लारे लगा के आते हैं कि हम आपको चाँद पर लेकर चलेंगे, तो वो उनको जाकर फिर जब उनसे इंटरव्यू करते हैं उनको पूछते हैं, कई एक्सपर्ट्स जो हैं उनके बारे में उनके प्लान के बारे में उनसे राय लेते हैं और फिर उसकी बुनियाद पे वो तय करते हैं कि इनका प्लान किस हद तक कामयाब है या अमेरिका के लिए अच्छा होगा। तो वो कहते हैं कि हम अपने लेवल पे गाइडलाइन देते हैं। लेकिन
जो लॉस एंजल्स टाइम्स है उसने इस टाइम इस दफ़ा जो किसी कैंडिडेट को इंडोर्स नहीं किया, और जो उन्होंने जब उस पे जो काफ़ी एहतजाज भी हुआ, वजह ये बनी कि जो उनका एडिटोरियल डिपार्टमेंट है उसकी हेड है वो भी रिज़ाइन कर गई। उन्होंने कहा जी कि हमने कमला हारिस जो है वो जो हैरिस जो डेमोक्रेट की कैंडिडेट है उसको इंडोर्स करना चाह रहे थे, लेकिन हमें मना कर दिया गया। अच्छा, अब जो लॉस एंजल्स टाइम है इसका जो इस टाइम मालिक है वो एक चाइनीज़ है, उसकी बेटी जो है उसने आगे जवाब दिया। उसने कहा जी कि बड़ा उन्होंने सियासी जवाब दिया वैसे। उसने कहा जी कि ट्रंप को हमने इंडोर्स करना नहीं था, जो कमला है उसको इसलिए इंडोर्स नहीं किया कि गज़ा में जो जेनोसाइड है, नस्लकुशी चल रही है, उसमें इनका किरदार अच्छा नहीं है, तो लिहाजा हमने एहतजाजन इसको भी इंडोर्स नहीं किया। अब जो लेकिन इससे भी जो एक और बड़ी खबर है वो ये है कि इस दफ़ा वाशिंगटन पोस्ट जो है वो भी अपने हाथ खड़े कर गया है। वाशिंगटन पोस्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है कि पहले वो कभी कभार इंडोर्स करते होते थे कैंडिडेट को। एक टाइम पे जनरल आइजनहावर जो है वो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन उसने लड़ा तो उस टाइम उसको इन्होंने इंडोर्स किया, और बाद में जो जॉन एफ कैनेडी है उसको 1960 में किया, और उसके बाद फिर 1900 को दरमियान में एक दो गैप आए, और उसके बाद 1976 में जिमी कार्टर वो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा तो उसको इन्होंने इंडोर्स किया, और तब से सिलसिला जारी है कि दो कैंडिडेट्स में से किसी को इंडोर्स करते हैं। अब जो है इनके इतने 1976 से लेके अब तक ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इस दफ़ा उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। वाशिंगटन पोस्ट ऐसा अखबार है कि जिनका जो एक स्लोगन है वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस, कि जो अंधेरा है उसमें तारीकी में जो जमहूरियत है वो उसका कत्ल होता है, तो लिहाजा हम जो है दिया जलाते हैं, हम लोगों को मालूमात फ़राहम करते हैं। अब जो है इसका जो मालिक है वो अमेज़ॉन का मालिक है, जो कि दुनिया का एक अमीर तरीन शख्स के तौर पर भी नंबर 1 भी रह चुका है, जेफ़ बेज़ो जो है इनके वो अभी जो है हाथ खड़े कर गया है, और उन्होंने कहा कि हम इस दफ़ा से या आइंदा भी कभी किसी को प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को इंडोर्स नहीं करेंगे। उससे ओवरऑल काफ़ी जो है ना वो जो इस टाइम जो वाशिंगटन पोस्ट है उसमें काफ़ी रिजेंटमेंट है। उनके जो एडिटर हैं उनका जो एडिटोरियल सेक्शन का एडिटर है उसके बारे में इतलात आ रही हैं कि उसने रिज़ाइन कर देना है, अभी तक उसने किया नहीं है। बाकी जो लोग हैं वो कंडेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इंतहाई बुज़दिली है कि ये ट्रंप को फेस नहीं कर सकते। इस टाइम अमेरिका में जितनी तकसीम ज़्यादा सियासत है और जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कम जो है ना बिल्कुल 50-50 चल रहा है कि दोनों के कोई इक्वल चांसेस हैं। तो लोग डरे हुए हैं कि अगर ये ट्रंप आ गया ना तो साडा जनाब कुछ नहीं छड़ेगा। और जो मीडिया वाले हैं उनको भी उसने धमकाया हुआ है, इसी तरह जो अपने मुखालफीन हैं उनको भी उसने कहा कि तुहानू पुत्र मैं अंदर करांगा। तो वो घबराए हुए हैं, और इस अमल में जो उनका पब्लिशर है उसने कहा जी कि हमने इस दफ़ा ट्रंप को तो करना ही नहीं था, लेकिन हम उसके मुखालिफ को कमला को इसलिए नहीं करेंगे ताकि हमें जो है इनके बाद में ट्रंप की वजह से फेस ना करना पड़े। ये बात उसने कही नहीं है, लेकिन उसके जो उधर से जर्नलिस्टों की तरफ से आ रही है वो यही आ रही है कि इन्होंने ये डर गए हैं, ट्रंप से डर गए हैं। तो ओवरऑल इस टाइम पूरी दुनिया की जो सियासत है ना वो बहुत ज़्यादा एक पोलराइज हुई है पूरी दुनिया में। अगर जब आप चीज़ें पाकिस्तान में होते देखते हैं तो बाहर भी देखा करें ये तकरीबन मिलती जुलती होती हैं। अगर इधर महंगाई के इशू हैं आपको अमरीकी जो हैं वो भी रोते हुए नज़र आएंगे, अगरचे उनका और हमारा जो एक महंगाई का जो एक रिलेटिवली हम बात करते हैं उनके हमारे जैसे मसाइल नहीं है, लेकिन अपने लेवल पे वो भी तंग परेशान फिर रहे होते हैं। इसी तरह जो मीडिया है वो मीडिया उधर काफ़ी परेशान है, और जो उनको लग रहा है कि जैसे इवन जो एलॉन मस्क है वो इस टाइम खुल के नंगा तिरंगा वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है, और उसको लग रहा है जी कि अगर मैं ट्रंप हार गया तो जो कमला है ये मुझे नहीं छोड़ेगी। और ये जो बेज़ोवर हैं यानी कि इनको ये डर पड़ा हुआ है कि अगर ट्रंप आ गया तो ये हमें नहीं छोड़ेगा अगर हमने इसके ख़िलाफ़ एडिटोरियल लिखा तो ओवरऑल लिहाजा ये वाशिंगटन पोस्ट जो कि वाशिंगटन में है उसका इस तरह से हथियार फेंक जाना, इस पे आजकल अमेरिका में काफ़ी बहस हो रही है। जो एक जर्नलिस्ट सर्कल है उधर काफ़ी रिजेंटमेंट चल रही है। न्यूयॉर्क टाइम जो है वो ऑलरेडी अपना इंडोर्समेंट एडिटोरियल लिख चुका है जिसमें उन्होंने जो उनको सपोर्ट किया है जो कमला को सपोर्ट किया है। और जो इस लिहाज से जो मीडिया है यानी कि वो काफ़ी अपने आप को अंडर अटैक फील करता है। और अब देखते हैं कि इम्तिहान है, क्योंकि जब लास्ट टाइम 2020 के इलेक्शन हुए थे तो उस टाइम तकरीबन 100 से ज़्यादा अखबारात जो हैं उन्होंने ट्रंप की मुखालफत में एडिटोरियल लिखे थे। तो अब जो है यानी कि हैं तो वो ट्रंप के ख़िलाफ़, ओवरऑल मीडिया जो है पॉपुलिस्टों के ख़िलाफ़ ही होता है।
तो ट्रंप के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो डर रहे हैं, बहुत सारे जो है ना वो एडिटोरियल नहीं लिख रहे। तो अब जो है यानी कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि नए चीफ जस्टिस ने वाज़े पैगाम भेज दिया। नए चीफ जस्टिस ने वाज़े पैगाम क्या भेज दिया? उन्होंने एक तो ये है कि ओथ ले लिया, और उसके अलावा जो पैगाम भेजा है वो उन्होंने ये किया है कि उन्होंने जो एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में उसमें उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें उन्होंने जो मुनीब अख्तर और मंसूर शाह उनको शामिल कर लिया। अब इसमें पैगाम क्या है? इसमें पैगाम ये है कि वही लोग चलेंगे जिससे हुकूमत को तकलीफ़ थी। लेकिन क्या इससे हुकूमत को तकलीफ़ होगी? बज़ाहिर मुझे लगता नहीं है कि इससे उनको तकलीफ़ होगी। उसकी वजह यह है कि असल इशू तो इख्तियारात का था कि वो कौन से केसेस सुन सकते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाले मामलात हैं वो वैसे ही अलग हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जब बनेगा वो जुडिशल कमीशन ने बनाना है, तो लिहाजा ये बाकी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ये है कि जिधर कोई तशरी रिक्वायर्ड नहीं है या कोई ऐसी चीज़ कोई एक आइन से हटकर हुई नहीं है, तो उस तरह से वो वाले मामला सुनेंगे, तो इसका मेरे ख्याल हुकूमत के लिए कोई ज़्यादा इशू है नहीं। बाकी मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो है ना ये सारे आपस में मिले हुए हैं। मिले होने का मतलब ये है कि ये क्लास फेलो रहे हैं, जिसमें में ये तीनों जो हैं गैंग जो है ये इकट्ठे थे और बाद में लॉ कॉलेज में भी इकट्ठे थे। और ख़ास तौर पे जो मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी, इनका आपस में एक फैमिली फ्रेंड हैं एक दूसरे के। तो लिहाजा इसमें अलबत्ता हुकूमत के लिए तो एक पैगाम ये भी है जी कि हम जो इंटरनली इशू हैं यानी कि हमने ये नहीं देखना कि कौन सा बंदा हुकूमत को पसंद है या नहीं पसंद, वो याहिया अफरीदी जो हैं वो उन्होंने तय करना है। और दूसरा ये है कि जो है वो सब को साथ लेकर चलेंगे। और जो इससे एक और बड़ी अहम बात जो वाज़े हो गई है वो ये हुई है कि अब इन्होंने जो सीनियरिटी का इशू था, एक चीज़ ये तय नहीं हो रही थी कि मंसूर अली शाह जो हैं वो पहले सीनियर मोस्ट थे, याहिया अफरीदी जो हैं वो तीसरे नंबर पे थे। जब याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए तो उसके बाद सीनियर मोस्ट जो है उनसे आने वाला जो चौथे नंबर पे बंदा था अमीनुद्दीन, उन्होंने सीनियर मोस्ट बनना था, या कि जो पहले सीनियर मोस्ट थे अगर वो रिज़ाइन नहीं करते तो वही सीनियर मोस्ट रहना था। तो उन्होंने इन दोनों को अपने साथ कमेटी में शामिल करके ये चीज़ वाज़े कर दी है कि वो जो सीनियर मोस्ट हैं वो सीनियर मोस्ट रहेंगे, और ये दोनों के साथ मिल के जो कमेटी पाया करेंगे कि जनाब कमेटी कितनी निकली है, इस दफ़ा कौन सा बेंच जो है वो कौन से केसेस सुनेगा। तो लिहाजा लेकिन यह है कि ओवरऑल इट्स अ गुड बिगनिंग, और मेरा ख्याल है कि हमें भी बातें भूल जानी चाहिए और शाह जी को भी भूल जानी चाहिए। मंसूर अली शाह साहब जो हैं इनके वो इस टाइम बड़े परेशान हैं, और वो होंगे भी। उन्होंने पता नहीं कितनी देर से ये ख्वाब देखा हुआ था कि मैं जब चीफ़ जस्टिस बनूंगा तो मैं क्या क्या करूंगा। लेकिन यह है कि मंसूर अली शाह साहब को ये अब उन वज़राए आज़म के बारे में सोचना चाहिए कि जो जब हुकूमत उन्होंने बनाई और उन्होंने क्या क्या ख्वाब देखे थे, और इस दौरान कोई चीफ जस्टिस आया और उन्होंने ला के घर भेज देता, और कितने ख्वाब उनके भी चिकनाचूर हुए। तो लिहाजा मंसूर अली शाह जो हैं वो अब दूसरों की पोजीशन को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में आ गए हैं कि ये जो है ये जो इनके पास जो गैर ज़रूरी तो नहीं, अनब्राइडल जो पावर थी, यानी कि जिनका कोई ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं था, उसकी वजह से ओवरऑल स्टेबिलिटी को ख़तरा था। तो एनीवे लेकिन यह है कि आई थिंक इट्स अ गुड बिगनिंग। अब जो है यानी कि हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं, और हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है फ़ौजी अदालतों के हवाले से कि फ़ौजी अदालतों का क़याम फ़ैसला हो गया। अब यह है कि ये हमें कैसे पता चला। ये आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले बात की थी कि कोई इस तरह की बातें चल रही हैं आइनी तरमीम के हवाले से, कि आइनी तरमीम जो है वो होने वाली है, और कोई आ रही हैं कि इतलात आ रही हैं जी कि कुछ 27वीं भी आएगी, 28वीं भी आएगी। अब जो है राना सनाउल्लाह जो कि मशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए सियासी और कौमी अमूर, उन्होंने बात किया जी कि 27वीं तरमीम ला रहे हैं, जिसका वज़ीर आज़म ने वादा किया है। अब जो है नहीं, हमें तो नहीं पता था कि वादा क्या किया है। तो खैर ये है कि उसमें उन्होंने कहा जी कि 27वीं आइनी तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की बात होगी। अब जो क्या है उन्होंने जो मज़ीद तफसील है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि इसी तरमीम में 27वीं आइनी तरमीम में
सिंध में बल्दियाती निज़ाम में फ़ंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले जिसमें एम चाहती है कि जो वफाक सूबे को बल्दियाती फ़ंड्स है वो डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट मुंतकिल हों, क्योंकि जब वफाक सूबों को ये फ़ंड्स करता है तो निचली सतह तक ये फ़ंड्स नहीं पहुँचते। राना सनाउल्लाह ने बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स पर गुफ्तगू हो गई है। ये उन्होंने कोई वी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स पर गुफ्तगू हो गई है, हम चाहते हैं कि मखसूस इलाकों में मिलिट्री कोर्ट्स कायम की जाएँ। अब यह है यानी जैसा है कि फाटा के एरियाज़ हैं इनमें मिलिट्री कोर्ट्स बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सिविलियन जाते ही नहीं हैं। ये कहना कि मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान के केसेस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है ना कि ये वाली बात भी वैसे हम पहले कर चुके हैं कि जब ये बलूचिस्तान में इश्यूज़ चल रहे थे तो उस टाइम ये इशू आया था कि हमें ऐसे इलाकों में मिलिट्री कोर्ट्स बनानी चाहिए कि जो बिल्कुल एक कॉन्फ्लिक्ट हिट एरियाज़ हैं, जिधर कोई जजेस भी नहीं जाते और उधर कोई फ़ैसला करने को भी तैयार नहीं होता और हुकूमत भी फ़ैसला करने को तैयार नहीं है कि हमने इस तरह के जो मामला हैं इनको डील कैसे करना है। तो इस हवाले से वैसे जब ये पहले भी मिलिट्री कोर्ट का इशू आया था, वो अगर हो जाता तो इसमें कौन सी कबाहत थी। हमारे लोग हैं बाज़ का वो पॉपुलैरिटी की वेव पे इतना सवार रहते हैं कि वो कोई ऐसा नाम भी नहीं लेना चाहते कि जिससे आगे लोग जो है ना वो उनके जो जानने वाले हैं वो नाराज़ ना हो जाए। हालांकि इसमें कोई बात तो ये है कि या तो सोल्यूशन हो आपके पास कि कोई ऐसा इलाका कि जिधर पहले लेट्स से कि कोई जिधर इंसर्जेंसी चल रही है, उधर जिधर जज भी नहीं को पहुंच सकता और आपके जो मौजूदा लॉ हैं उनके तहत आप उधर कार्रवाई नहीं कर सकते, उधर के जो कॉन्फ्लिक्ट के जो डायनामिक्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो उनको आप कैसे डील करेंगे। ठीक है, और उधर फ़ौजी भी मार रहे हैं आपके, उधर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं वो भी मार रहे हैं। तो लिहाजा इसका कुछ तय होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और उस लिहाज से जो मिलिट्री कोर्ट्स के वो कह रहे हैं कि जो अगली तरमीम आएगी, मेरे ख्याल के उस पर जो है ना वो मौलाना फजल रहमान मान नहीं रहे थे। अब क्या मौलाना फजल रहमान जो है वो नेक्स्ट टाइम मान जाएंगे, ये आइडिया नहीं है। लेकिन यह है कि मौलाना फजल रहमान ने पहले ये इस पर काफ़ी इशू रेज़ किया हुआ था, वो नहीं चाह रहे थे कि इस तरह की कोई तरमीम आए। अब क्या जो नेक्स्ट तरमीम है वो मौलाना के साथ आएगी या कि जो मौलाना के बंदे हैं और जो पीटीआई के बंदे हैं कि जो पहले कोई एक रिज़र्व फोर्स इन्होंने बनाई हुई है कि जब मौलाना वगैरह साथ छोड़ जाएँ तो हम इनके बंदे लॉन्च करेंगे, उनके ज़रिए आएगी। ये वक्त तय करेगा। लेकिन यह है कि अगर इन्होंने इनके बंदे लॉन्च कर लिए तो फिर जो है मेरे ख्याल सिर्फ ये मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं ये उधर ही बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों तक या फाटा तक महदूद नहीं होंगी। फिर तो जो 9 मई वाले वाक़यात हुए हैं इसमें जो अदालत का अभी वो मामला आइनी अदालत से भी हल हो सकता है कि आइनी अदालत तशरीह कर दे, क्योंकि मामला उधर नज़रसानी में गया हुआ है। लोग जो हैं वो ऑलरेडी उन्हीं के पास हैं, फ़ौज के पास ही हैं जो उन्होंने पकड़े हुए हैं। या तो उनके ज़रिए हो सकता है या दूसरा तरीका ये है कि ये जो है ना आइन में ये चीज़ लिखवा लें कि मिलिट्री कोर्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट में इनका सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। तो ये वाला जो अगर उसको सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद करना हुआ तो फिर ये एक सनसेट क्लास भी आ सकती है। और ये सनसेट क्लास जो है ये पहले भी आई थी कि जब 2014 में जब APS स्कूल पर, आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था तो उसके बाद भी आई थी। सनसेट क्लास ये होती है कि जो कोई 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, जो हमेशा के लिए नहीं होती, वो ये होता है कि ये फ़लाँ फॉर एग्ज़ाम्पल के मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगी और ये 1 जनवरी 2018 तक ख़त्म हो जाएंगी इस तरह से। ठीक है, तो वो भी ला सकते हैं सनसेट क्लास। और बाकी जो है अगर कोई फ़ौज की इंस्टॉलेशन पर हमला करता है और वो सिविलियन करता है तो मेरा ख्याल है कि उनके ख़िलाफ़ भी आगे कार्रवाई हो सकती है। तो ये हैं नाजरीन हमारे इशू। और मैं एक आखिर में आपको जो है एक ज़रा मैं वजाहत कर दूँ, कल मैंने कोई याहिया अफरीदी साहब का जिक्र किया और मैंने कहा कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो लंदन में पैदा हुए। बेसिकली मैं कंफ्यूज मैं क्या कर गया कि याहिया अफरीदी साहब के जो फादर हैं उमर अफरीदी साहब, जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे, KP के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, मरकज़ लेवल पे भी रहे हैं, निगरान वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, उनकी पैदाइश जो है वो लंदन में हुई थी। ठीक है, वो मुनव्वर अफरीदी साहब के बेटे थे जिनका मैंने आपको बताया था कि जिनको कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का टाइटल मिला था। तो ये उमर अफरीदी साहब जो हैं उनकी पैदाइश उधर हुई थी। याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान में पैदा हुए और मेरा ख्याल है कि उमर अफरीदी साहब की जो उस टाइम पोस्टिंग थी वो डेरा इस्माइल खान में थी और उधर इनकी पैदाइश हुई। तो ये एक वजाहत थी, मैंने कहा आपको बता दूँ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।